नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। और हमारे साथ दूसरी खिड़की में आप लोगों के चिर परिचित सुपरिचित धीरेन्द्र पुंडीर सर अभी भाग रहे हैं लगातार। कहाँ कहाँ भाग रहे हैं? पहले बंगाल गए, फिर कुछ दिनों के लिए दिल्ली में प्रकट हुए, उसके बाद फिर चले गए हैं असम। और असम में इनका ठिकाना कहाँ है वो हम लोग नहीं बताएंगे, मैं नहीं बताऊं अमूमन, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए। लेकिन 7-8 विधानसभा क्षेत्र इन्होंने कवर कर लिए हैं अब तक पिछले 3-4 दिनों में। तो पहली बात वहां से शुरू होगी और बंगाल का इनका पिछला अनुभव, आगे क्या सीन है, कैसे जाएंगे, दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक, आपका और व्यालोक वाणी के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से अभिवादन। सर क्या हाल चाल है? सीधे पहला सवाल तो इसी टाइप से होता है, उसके बाद बातों में बातें निकलती हैं। तो क्या असम फिर से एक बार भगवा होने जा रहा है, हरा होने जा रहा है, या कुछ और निकल कर आएगा? क्या चल रहा है असम में? देखिए, असम को अगर हम बहुत प्लेन वे में कहें तो जो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है वो बताता है कि आराम से बीजेपी को यहाँ जीत हासिल करनी चाहिए आराम से। अगर ऊपर की बात है, अंडर करंट का एक चीज जिस पर मैं बात करूंगा वो बड़ी दिलचस्प है। अब उसका बहुत मतलब होगा या नहीं ये नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो खेल उसी के बाद होगा। लेकिन अगर कॉमन आदमी और मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में बहुत पीछे जा चुका है कांग्रेस के पास बहुत कुछ, मुझे नहीं लगता कि बहुत जबरदस्त उनके पास कोई आइडिया है या कोई प्लान है, या वो वाकई जीतने के लिए लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, ये उनको कतई नहीं पता है। वो सिर्फ देखिए 2-3 चेहरे होते हैं, चीजें होती है। सबसे पहला चेहरा होता है, मतलब सबसे पहली लड़ाई आपने देखा होता है कि चेहरे पर होती है, कि राज्य में किसका चेहरा आप सामने ला रहे हैं। भाई बीजेपी जहां जिन राज्यों में सत्ता में नहीं आई वहां भले ही ना चेहरा हो, लेकिन जहां है वहां तो दिखता ही है कि किसके काम पे लड़ा जा रहा है। और असम एक ऐसा राज्य है, यहाँ तक कि आप देखो उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से चेहरे को लेकर बहुत बात होती थी, लेकिन यहाँ कोई विवाद नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल वो केंद्र में है, ये हेमंता यहाँ है, और हेमंता के अलावा पूरे चुनाव में कहीं चर्चा नहीं है। चर्चा चुनाव में हेमंत की है, आप चाहे विपक्ष से सुन रहे हैं या पक्ष से सुन रहे हैं। तो जब एक ऐसा चेहरा सामने आ जाता है तो या तो उसके हार होनी चाहिए या फिर वो जीतता है, और हार होने के कारण होते हैं कि भाई आपने क्या क्या किया उसको सवाल होता है। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई चीज तो दिख नहीं रही है। उसने आप जब गुवाहाटी में उतरते हैं, अगर आप 5-10 साल बाद आ रहे हैं तो आपको गुवाहाटी पहचानना मुश्किल हो जाता है। आप देखते हैं एकदम शानदार चकाचक एकदम एयरपोर्ट दिख रहा है, वहां से लंबी 8 लेन की सड़क निकल के जा रही है शहर की तरफ, उधर से घूम के जा रही है, रास्ते में मल्टी स्टोरी फ्लैट्स की पूरी सीरीज शुरू हो गई है, और उससे 22 किलोमीटर अंदर जाते हो तो आप टाउन में जाते हो। मतलब वहां से कम से कम 22 किलोमीटर दूर फैंसी बाजार है। तो इस दौरान आपको रास्ते में जालूकबाड़ी गुजरेंगे, आप कई सारे अजरा वजरा इन सब से होते हुए जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक बदला हुआ असम है, जिसमें आपको दोनों तरफ बहुत शानदार हाईवे वो दिखते हैं। क्या नाम, आपको हाईवे दिखेंगे जो इधर की तरफ जा रहे हैं ग्वालपारा, या इधर की तरफ या उधर की तरफ आप जाएंगे तो आपको इतने वो दिखेंगे ओवरब्रिज की, आप हैरान हो जाएंगे। ये शहर है। फिर आप घुसेंगे उतरेंगे तो आपको हर तरफ एसी बसें दिखेंगी, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल बैटरी से चलती है। और एक छोटे से शहर में, मतलब वो बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग जिन महानगरों की बात करते हैं उसके मुकाबले तो नहीं है। तो आप जानते हैं अगर वहां 365 बसें चल रही हूं तो आपको हर 2-3 मिनट में कोई ना कोई बस उस कलर की दिखने लगेगी। वो सब एसी है, उनके अंदर बैठेंगे, जैसे मैं भी बैठा घूमा अलग अलग जगह पर, तो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया टिकट है। तो आप आराम से एसी बस में घूम रहे हैं और पूरे उसमें, और उसके बाद आप जाके देखेंगे ओवरब्रिज जो स्केलेटर से ऊपर जाने वाले हैं, है ना। अभी स्कूलों पर, सरकारी स्कूलों पर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत तो आपको सब जगह दिखती है ऐसी है। हालांकि यहाँ थोड़े बहुत उन्होंने कोशिश की है। तो ये सब चीजें विजिबल आपको दिखती है, मतलब जो एकदम आप आते हैं तो आपको ये दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप जो असम है ब्रह्मपुत्र पर जाते हैं तो आपको दिखता है अलग अलग जगह पर इतने शानदार ब्रिज दिख रहे हैं, जिनको यहाँ के लोग अभी भी सिर्फ देखने ही आ रहे हैं।
आप दो गुवाहाटी को आपस में जोड़ने वाला ब्रिज है, जिसने जालूकबाड़ी से होके जाने वाला सिंगल ब्रिज था, जो उसको खत्म कर दिया, वरना 6 घंटे भी हो जाते थे, आपको 4 घंटे, मतलब आपको नद के इससे उस तरफ जाना है। एक शहर के 2 हिस्से हैं, उधर IIT एम्स है और आपको जाना है, आपको पता ही नहीं कितने घंटे, यही सुनते आए थे। अभी 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, आप 14 मिनट में 15 मिनट में उधर दूसरी तरफ। तो ये सब चीजें वो है जो लोगों के जहन में विकास की कहानी की बात करती हैं। व्यक्तिगत व्यक्तित्व के तौर पे गौरव गोगोई कहीं नहीं ठहर रहे हैं। अगर सामने जो नाम की बात हो रही, तो नाम में बीजेपी आगे लीड ले गई है और प्रधानमंत्री मोदी वोट दे रहे हैं आज की डेट में भी। ये बड़ी बात है कि वो जो है असम में देश के प्रधानमंत्री हेमंता की झोली में अलग से वोट डाल रहे हैं, वोट बढ़ा रहे हैं। तो ये एडिशनल हो गया साहब। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि उधर की तरफ तो गौरव गोगोई, एक तो उनको कोई उस तरह की पहचान नहीं थी, हालांकि कांग्रेस ने उन पर बड़ा दांव लगाया था, आपने देखा, नेता उपनेता भी बनाया हुआ है उनको सदन में, लोकसभा में, और अक्सर उनसे जवाब भी दिलवाए जाते हैं जब वो बोलते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी जो टाइमिंग है वो सही नहीं थी और वो बहुत ही मुश्किल हालात में है। आज योगी आदित्यनाथ बता भी रहे थे, योगी आदित्यनाथ की रैली थी आज, मैंने पहली बार उनको असम में अभी देखा इस चुनाव में, चूंकि अभी इस चुनाव में बंगाल है तो बंगाल में कोशिश की जा रही है कि बंगाली अस्मिता के लिए बाहर के नेताओं को अभी तो कम से कम बुलाया गया था। उसी तरह असम में देखेंगे आपको अमित शाह दिख रहे हैं, कई बार आ चुके, प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ भी आ चुके, जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सब लाइन से है। योगी मॉडल यही है कि सबको ठीक करके लाइन में पढ़ाया जाता, नमाज सड़कों पे नहीं मस्जिदों में होती है। तो वो सब उन्होंने कहा। तो ये हेमंता को जो बाहर की सपोर्ट है, केंद्र की सपोर्ट है, अब हम उसको पैरेलल देखते हैं तो आपको दिखेगा गौरव गोगोई अकेले लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी की कितनी अपील होगी वो तो मुझे नहीं पता, कांग्रेस ही ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो लड़ नहीं पाई थी। जमानते जब्त होने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने वहीं बनाया था। मुझे लगता है कि इस बार असम में तो खैर चलो इस स्थिति नहीं होगी, क्योंकि दूसरी पार्टी के तौर पर वही है। लेकिन एक बड़ा है कि राहुल गांधी यहाँ से कह रहे हैं लिख के कि साहब मैं जो हूँ आ जाता, अगर वहां आप मुझे बोलने देते, आपने लोकसभा को ये सब कर दिया। वो यहाँ बैठ के यहाँ की चिंता की बजाय अभी उनको दिल्ली की ज्यादा चिंता है। वो कितने वोट यहाँ जोड़ेंगे ये किसी को मालूम नहीं। तो ये एक एम्बियंस है, ये कंपैरेटिवली आपको ये बताता है कि असम में एक लड़ाई है। दूसरी चीज क्या है कि असम में अपर असम जो इंडिविजुअलिटी, जो इंडिजीनियस असम के नाम पर था, जिसमें बहुत ताकत बीजेपी की है, वहां मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई बहुत इनरोड कर पाई है। इसके अलावा जो बोडो काउंसिल वाला मसला था, वहां BPCL जो पिछली बार बीजेपी के सहयोगी पार्टी थी, वो अब के चेंज हुई है, लेकिन वो वहां से खत्म हो चुकी, वो वहीं की काउंसिल में चुनाव हार चुकी। तो लिहाजा बीजेपी का फिर गठबंधन बहुत बेहतर है, 15 सीटों में से 11 पर वो लड़ रही है और दूसरा 4 पे बीजेपी लड़ रही है। तो वो भी बीजेपी ने साधा हुआ और वहां भी मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार पिछले जैसे ही नतीजे रहने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा पहली नजर में कि असम जो है बीजेपी की तरफ जा रहा है। बस एक समस्या है जिस पर मैं इसी में जिक्र कर दूं आपके अगले सवाल से पहले ही, कि एक बड़ी समस्या जुबिन गर्ग को लेकर है। हालांकि बीजेपी के वोटर्स, मैंने सपोर्टर्स को सुना तो उनके अंदर से इस तरह का कोई सवाल नहीं उतरा, लेकिन जितने लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो तमाम, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे कुछ हो, वो ये कह रहे हैं कि साहब उसको इंसाफ नहीं मिला, बहुत बड़ा असर दिखाएगा, ये दिखाएगा। लेकिन लोगों के अंदर जुबिन गर्ग को लेकर एक बड़ा दीवानगी है। मतलब ये बात मैं, हालांकि 2016 में आया था, तब भी मैंने उससे इंटरव्यू की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो जिस तरह का अलमस्त अंदाज जो रहता है, एक मिजाज हम लोग फक्कड़ रखते हैं, जो साधु वाला जो मिजाज, साधु कड़ी जिसको कहें, मैं फकीराना नहीं कहूंगा, जो साधु कड़ी है कि अपना किया तो अपना जहां है, मन किया तो जैसे हैं, उस तरह से मैं नहीं ले पाया था इंटरव्यू। 2-3 बार गया, कभी वो सो रहे हैं, कभी पता चला वो भूटान चला गया गाड़ी लेके। तो उसको यहाँ के लोग एक ऐसे आदमी के तौर पर देखते हैं जो सच्चा मित्र था गरीबों का, ऐसा लोगों का कहना है। खाना मिलना, मतलब मैंने बहुत सारी दुकानों पे फोटो लगे हुए देखे, आप ये सोचिए, और वो बोल रहा है कि हमारा भगवान था, वो जुबिन गर्ग हमारा भगवान था। इस तरह की बातें करते हुए लोगों को मैंने देखा है। तो उसमें एक कांग्रेस को उठाना चाहती है, कांग्रेस उसको लेके जाना चाहती है कि इंसाफ नहीं मिला साहब, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और वो धीरे से ये आरोप लगाना चाहती है कि कांग्रेस, बीजेपी, चूंकि उसको बीजेपी के सामने वो चुनौती हो सकता था, इसीलिए कहीं कोई गड़बड़ है।
और ये बात इसलिए थोड़ा सा मैं अभी अपर असम नहीं जा पाया, वरना अपर असम चूंकि वहीं का है और वहीं की एक बहुत जो इंडिविजुअलिटी है, जो इंडिजिनस पहचान है वो थी। तो कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि अगर वो इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसका असर चुनाव पे होगा, लेकिन मुझे दिखा नहीं, मैं आपको बहुत साफ कह दूं, वो दिखा नहीं, लेकिन लोग बातचीत में ये आया है। तो आज की डेट में हम ये करें तो बीजेपी बहुत आगे है और मुझे लगता है कि वो इस तीसरी बार आ सकती है। आपने इतने विस्तार से बताया तो मैं अब केवल 3 पॉइंटर्स आपकी बात में जोड़ देता हूं ताकि आप इसकी व्याख्या कर दें। राहुल विंची ने कह दिया है कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं हिमंता, उन्होंने डरा दिया है, उन्होंने अब सीधा हमला बोल दिया है। इससे हिमंता कितने डरे हुए हैं। गौरव गोगोई के ऊपर पाकिस्तानी जासूस और तमाम जो आरोप लगे, क्या वो महज हवाई आरोप थे या उसको लेकर हिमंता सीरियस दिख रहे हैं, इस चुनाव में कहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं? क्या वो गोगोई का विदेशी मूल के व्यक्ति से शादी करना है, क्या कोई फैक्टर बन रहा है? और जुबीन गर्ग के मामले में आपने बताया तो जुबीन गर्ग की तस्वीरें और फोटो वगैरह तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हंगामे में तोड़ी फोड़ी थी, उसका कुछ असर पड़ना चाहिए। और चौथा अंतिम पॉइंट, एनआरसी और मियां भाई का क्या है? क्योंकि बदरुद्दीन अजमल तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो इस चुनाव में है ही नहीं और गोगोई सब चला जाएगा बीजेपी में, भाजपा में चला जाएगा, वो तो सीधे बोल रहे हैं। तो इन चारों बिंदुओं पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मुझे लगता है कि एसआईआर से अगर हम शुरू करते हैं तो एसआईआर का असर बहुत ही ज्यादा इस समय नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बढ़ी है संख्या, यहाँ संख्या बढ़ी है मतदाताओं की, और चूंकि यहाँ एनआरसी पहले हो चुका था वैल्यू, तो जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में 1,80,00,000 से ज्यादा नाम उड़ गए हैं, उसी तरह से आपने देखा कि बंगाल में अभी तक 73 लाख नाम उड़ चुके हैं, 73 नहीं 76 लाख नाम जा चुके हैं। और चूंकि 8वीं सप्लीमेंट्री लिस्ट में हमने देखा कि टोटल 52 लाख का फैसला हो चुका है, अब उनमें से कितने गए हैं ये पता नहीं, लेकिन जब तक 32-33 लाख का नाम आया था तब तक वो 76 लाख डाटा हो चुका था। तो उसके बाद ये 18 से 19 लाख में कितने गए, अगर 40% के तौर पर देखें तो 7 लाख ये भी नाम है, यानी 80 लाख से ऊपर जा चुकी है हमारे, वो यहाँ नहीं दिखाई देता। दूसरा ये है कि यहाँ बदरुद्दीन अजमल मुझे लगता है कि अब बुरी तरह से हारा हुआ कैंडिडेट है, उसका कोई बहुत रेयर ही असर दिखाई देगा, कोई बहुत रेयर, क्योंकि लोकसभा में उसने बहुत बुरी हार, इस देश की सबसे बड़ी हार उसको नसीब हुई थी। उसको रकीबुल ने उसको कांग्रेस के उसने 10,73,000 या इतने वोटों से हराया था, जो देश की सबसे बड़ी जीत थी। तो वो अब चूंकि यहाँ जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, अल्पसंख्यक समुदाय के या मुस्लिम लोगों से, जितनों से भी, उन सब ने बदरुद्दीन अजमल को बीजेपी की बी टीम बताया। तो यानी ये साफ बात है कि वो कांग्रेस के अलावा किसी को वोट देने वाले नहीं। ये बी टीम ए टीम का खेल कुछ होता नहीं है। वो जानते हैं कि बदरुद्दीन अजमल बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा उसको वोट देके बर्बाद नहीं करना है, वोट कांग्रेस को देना है। तो ये एक पहला मसला है बदरुद्दीन अजमल का। ये दूसरा मसला है जो मैंने आपको बताया। दूसरा ये कि राहुल गांधी का यहाँ बहुत ज्यादा जो आरोपों का दौर है, जो सिलसिला है, उसको मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बहुत गंभीरता से ले रहा होगा, क्योंकि वो हेड, देखिए गांधी परिवार का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने हैट पहन ली है, उन्होंने अपने सर पे हैट पहने, चाहे इंदिरा हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उन्होंने हैट पहन के डांस किया। ये बड़ा दिलचस्प होता है। तो उनका इतना योगदान इस पूरी संस्कृति में है, तो लिहाजा उनकी वोटों की खींचने की ताकत भी इतने ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनके बयानों को जैसे वो अक्सर हमला बोल रहे हैं, वो एक वैसे भी राहुल गांधी अगर हम देखें, हिमंता के साथ उनका रिश्ता बड़ा दिलचस्प है। अब उन्होंने ये कह दिया कि वो माफी भी मांगने आएगा ना, देखना मैं माफ नहीं करूंगा। ये ऐसी बात है जैसा कि मुज्तबा खोमैनी अगर जिंदा है, मुझे पता नहीं है या नहीं, वो कह रहे होंगे कि जब ट्रंप मेरे पास पैरों से गिर के आएगा ना और मुझे कहेगा कि साहब मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, तो मैं माफ नहीं करूंगा। मतलब ये इसी तरह के, मतलब कुछ कुछ किस्म के आइडिया वो रखते हैं। उनको क्या आइडिया है मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या किस तरह के। और ये मैंने चूंकि रोज का चलता हुआ है, इसलिए कांग्रेस इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज ना हो जाए कि साहब मैंने ये कहा। मैंने इसलिए कहा कि भाई यही चल रहा है इस समय, इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या दिया जा सकता है। तो एक ये बड़ी चीज है। तो जी
जी जी। नहीं सर, आप बात पूरी कर लीजिए। मैं ये चाह रहा था कि आप चलते चलते थोड़ा सा बंगाल पर भी, और असम बंगाल लगभग स्थितियां बराबर। एक बड़ा मुद्दा जिहादियों का, एक बड़ा मुद्दा इंडिजिनियस बस आबादी का। बंगाल में ये जरूर है कि गैर बांग्ला भाषी हिंदू भी हैं, वो भाजपा के हैं। इन चीजों को लेके थोड़ा सा आप बंगाल को भी अगर टच कर देते 2-4 मिनट, वही मैंने कहा। बाकी आप अपनी बात। देखिए वो हम लोग इस पर जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ हेमंता बिस्वा शर्मा को जिस तरह वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको और बड़ा कर रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा को बड़ा कर रहा है। हालांकि बड़े ही लोग गिरते भी हैं, लोग कहते हैं कि वो गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो ये जो कहानियां हैं वो उनके लिए है, लेकिन मैंने देखा लोगों को कमोबेश इस बात का बड़ा वो है कि असम बदला है, असम में विकास हुआ है, असम में सड़कें बनी है, और पिछले 5 सालों में हर 6-7 महीने 8 महीने में कोई ना कोई ओवरब्रिज तैयार होता हुआ दिखा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये विजिबल चीजें हैं जो आपको दिखती हैं, तो इसीलिए आप इनको डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर पार्क बने हैं, सारी चीजें बनी, तो इन पर आप डाटा की बात हो सकती है कि साहब हमने इतने लोगों को ये दिया, हमने इतने नहीं, ये आपके सामने है, तो इसीलिए इसको कोई डिनाइबिलिटी नहीं है इनकी। दूसरा एक और बड़ी चीज है कि जो मुस्लिम वोट्स है, जितना वो एग्रेसिव होता है, उसमें से आपको ये मैंने देखा, बड़ी हैरानी की बात है कि वो ये कह रहा है कि मियाँ मुस्लिम को निकालने में हम भी साथ हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा। तो जो असम का जो मुस्लिम है, जो असमीज बोलता है, वो इस बात पर हेमंता के साथ वोट दे नहीं दे, लेकिन वो इस इशू पर हेमंता को नहीं घेरता। वो हेमंता की मुस्लिम विरोधी नीति की बात करता है, लेकिन वो ये कहता है कि साथ ही ज्यादातर यार इसका मियाँ मुस्लिम से मतलब है, हमसे नहीं है ना। और हम लोग जिसका खून असम की मिट्टी में शामिल नहीं है, जो असम के खून का नहीं है, वो हमारा नहीं है। ये बात मैंने कई सारे मुस्लिमों ने ऑन रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड में बातचीत में भी कही है। तो ये बात मुझे लगता है कि उनके पक्ष में जा रही है। और चूंकि जब आपको बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हुए नहीं दिख रहे, ये मैं जो गुवाहाटी के आसपास का सारा का इलाका है वो बता रहा हूँ, और चूंकि यहाँ से आप जाते हैं तो लोअर असम में ही चूंकि मुस्लिम आबादी ने जिस तरह से पूरा वो बढ़ा है, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उसको लेकर मुझे लगता है, माफ कीजिएगा, एक बड़ा सवाल था जिसको हल किया है। और दूसरा ये है कि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी, अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय का एक एग्रेसिवनेस उन इलाकों में दिखता है, धुबड़ी या तमाम जगह पर, तो उसका असर भी आपको यहाँ वोटिंग पैटर्न पर दिखता है। और ये असम जो है, असम का जो बेसिकली इंडिजिनियस जो है, और सबसे बड़ी बात मैं शायद आपको हम लोगों ने इसमें चर्चा में नहीं जोड़ी कि उन्होंने जिस तरह से परिसीमन का इस्तेमाल किया, परिसीमन को बहुत ही पॉलिटिकली जो करेक्टनेस कहते हैं उस तरह किया गया, क्योंकि जो 27 सीटें थी मुस्लिमों की, अब तो अखबार और वायर या तमाम जैसे लोग उसको 35 लिख के, बल्कि वो 45-50 भी कर सकते हैं, लेकिन वो 27 सीटें ऐसी थी जहां ये था। उन्होंने उस परिसीमन में उनको 22 सीटों का डोमिनेंस बदल दिया, यानी मुस्लिम्स जो डोमिनेंस इस स्टेट पर दिखने लगा था पूरी तरह से, और वो उन्होंने जानबूझ के डेमोग्राफिकली इसको तय किया था। ये एक उन्होंने तैयारी की थी, कहाँ कहाँ किस तरह से जो मियाँ मुस्लिम है कि हम अपनी लीडरशिप को कैसे खड़ा करेंगे, तो उसको उन्होंने सबोटाज किया, उसको 22 पे ले आए, और वो सीटें जो बचती हैं वो SC ST में चली गई, यानी इंडिजिनस पूरी तरह हो गए। और उसमें अगर संख्या भी ज्यादा है तो उसका बहुत अर्थ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां SC चुना जाना है, SC ST चुना जाना है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सा चेंज हुआ है। दूसरा, अब हम चलते हैं बंगाल की तरफ, तो मैं बता दूं कि बंगाल में बड़ी दिलचस्प स्थिति है। ममता बनर्जी अपने तमाम जितने उनको कहना चाहिए दांव है, उन सबको आजमा रही है, क्योंकि वो करो या मरो के अंदाज में आ चुकी हैं। वो ये समझ चुकी हैं कि अब इस बार जिस तरह से चुनाव आयोग ने SIR को किया है, जिस तरह से उनके टेंट्रम सुप्रीम कोर्ट में चलते थे, चूंकि वो लॉबी ध्वस्त हो गई, तो ये वकील तो यही है जो पहले भी थे, लेकिन अब उनको वहां से सिवाय जो है इस बात के कि ये कानून व्यवस्था फेल हो गई मालदा में, आप बताइए आप क्या कहते हैं, आइए सब मिलकर निंदा करें, इसके अलावा उनको कोर्ट से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो वहां से मुझे लगता है ममता बनर्जी थोड़ा सा इस समय बहुत दुखी होंगी, इसीलिए वो मुस्लिम वोटों के बंटवारे के नाम पे ओवैसी को गाली दे रही हैं, फिर वो दूसरे किसी और को भी गाली दे रही हैं। उससे पहले वो अमित शाह को कह रही थी, और जो मालदा की घटना हुई है उसने बहुत सारी चीजें चौंकाया है लोगों को।
एक समय तो ये भी लगता है कि डराया होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि लोग जानते हैं कि उनको इस स्थिति से निकलने के लिए उनको बाहर निकल के वोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आंखें बंद करके ये नहीं सोच सकते कि अगर उनकी आंखें बंद है तो बिल्ली को दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो कबूतर वाली कहावत है, तो वो उनको ये समझना पड़ेगा कि उनको बाहर निकलना पड़ेगा। उनको सिर्फ ये नहीं है कि शिकारी आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा तो दाना खाना नहीं, जाल में फंसना नहीं और वो फंस के भी यही गाना गाते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये टेंडेंसी वहां दिख रही है। और जिस तरह सीटी रवि मिले हैं प्रधानमंत्री को, उन्होंने बातचीत हुई है उस घटना के बाद, फिर उसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है कि राज्य की मतलब मालदा और उसकी कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। यहाँ हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है, राजनीतिक जुबान बोलते हैं, और जिस तरह के सवाल उन्होंने किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनका जवाब देना उनके लिए सबसे पोलराइज्ड स्टेट भी कहा है। ये भी कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि क्या आपको पता नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं 2 बजे तक जगा, डीएम एसएसपी ने फोन नहीं उठाया, होम सेक्रेटरी को करना पड़ा। लेकिन सर आप अपनी बात कंक्लूड करें, उसमें मेरा फिर से एक छोटा सा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान बहुत दे दिया, कार्रवाई क्या की? सरकार ने ज्ञान बहुत दे दिया, निंदा बहुत हो गई, जुडिशियल लोगों पर भी हमला हो गया, 9 घंटे तक स्टेट में कोलैप्स रहा लॉ एंड ऑर्डर एक पूरे इलाके में। कार्रवाई क्या हुई सर? एनआईए को तो इलेक्शन कमीशन ने चलिए केस सौंपा है और 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसको जरा एड्रेस करके आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बताइएगा सर जी। देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाइनें दी हैं। एक तो ये दिया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास एक आपने उनको लाइन दे दी, कानून व्यवस्था खराब है, 350 जो इंटरनल उसकी प्रॉब्लम है मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर की, वो उसको उन्होंने एड्रेस किया है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ अपने आप से नहीं कर सकता कि आप 356 लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अगर सरकार उसको गाइडिंग तौर पर लेगी तो इस्तेमाल कर सकती है। कल को फिर वो जाएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट पे कह सकती है कि साहब आप ही के ऑर्डर से ये लिखे हुए हैं। तो एक लाइन तो उसने दी है। दूसरा क्या है कि इसको ज्यादा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ इस तरह के फैसले जरूर देने चाहिए थे। जो अधिकारी इस समय तैनात हैं पूरे, जिनमें भी जिनके पास वो कॉल गई, जिसमें जो उसकी लाइन में आते हैं, मतलब ये नहीं कि आप अंधा खाता हो गया कि सारा धान पसेरी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि जो उस की एग्जीक्यूटिव लाइन में आते हैं, जो मालदा की इस घटना को संभालने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं या बिगाड़ने के, उन सबकी सर्विस डीई में रजिस्टर्ड होना चाहिए था। चाहे उनके वो खत्म होनी चाहिए थी, उनकी सर्विस में कुछ होना चाहिए था। ये बात लोगों के अंदर है और लोग नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कहा है, लेकिन लोग नाराज हैं, ये बात सही है, और लोग इससे कहीं ज्यादा चाह रहे हैं। दूसरा कि सरकार ने अभी एनआईए को दिया है, लेकिन सरकार एट द वन हैंड एकदम नहीं कर सकती, ये भी बात सही है। इसीलिए सीटी रवि की रिपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत अहम होगी और अगले 2-3 दिन अहम होंगे। अगर अमित शाह वहां बैठते हैं और वो ये कहते हैं मैं 15 दिन यहाँ हूं और उसके बावजूद उस घटना पे नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई एक मंथन चल रहा है। क्योंकि अगर इस बार भी उनका वोटर डर गया तो फिर बीजेपी को 100 सीट पकड़ना भारी होता है, ये उनको भी मालूम है। तो इसीलिए वो अपने वोटर्स को उतना ताकतवर बनाए रखेंगे और जो भी हो मैसेज तो जरूर दिया जा रहा है। और अगर एनआईए का देखिए कन्विक्शन रेट जो है 90% से ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ा जाएगा। लेकिन अब कार्रवाई कैसे होती है, जैसे 35 लोग पकड़े गए, लेकिन उनमें से जो लोग सीआईडी ने पकड़ा है, मैं तभी हंस रहा था कि अगर सीआईडी ने पकड़ लिया तो मेहमान नवाजी हो रही होगी, कोई उसका कुछ तो नहीं हो रहा होगा। यूपी की तरह आप देखेंगे, यूपी के वीडियो के बाद सिपाही उनको कंधे पे लाद के लाते हैं, यहाँ बड़े आराम से वो बाइट देता हुआ आ रहा था। तो एनआईए उसने कहा कि ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, वो तो धमकी दे रहा है सीधे तौर पे, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो सीआईडी है किसकी है, ये तो उसी की है। लेकिन सर वही तो है कि इस बार हालात इतने लोगों को समझ में आ रहे हैं, ईसी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, कि पुलिस का काम बूथ के अंदर तक नहीं रहने दिया है, बूथ से भी हटा दिया है। कहा है कि तुम केवल बाहर चेक करो और रहो, बूथ के अंदर पूरा सीएपीएफ रहेगा। 19 केसेस रजिस्टर हुए हैं दर्शकों, 35 लोग पकड़े गए हैं और
उन पर जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं भी सुसंगत हैं, कड़ी हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि कड़ी कार्रवाई होगी। आप सबके लिए हमने पुंडीर सर से समय लिया और व्यस्त कार्यक्रम में से ये लगातार यात्रा में है। आप सोचिए, बंगाल और असम दोनों बड़े राज्य हैं, लेकिन उसमें से सर आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों श्रोताओं, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके तनिक भी काम का है तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइएगा। व्यालोक वाणी पर जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज बरसाते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है साहब। और धीरेन्द्र सर का आपको पता है, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट नाम से इनका एक अपना चैनल है। उस चैनल पर अगर कुछ आपको एक्सक्लूसिव, और अगर खास तौर से पत्रकारिता के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको रिपोर्टिंग की वो जिसको झांस कहते हैं ना, वो अगर लेनी है, वो अगर सीखनी है, प्लीज उस चैनल को जरूर देखें खास तौर से। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम। नमस्कार, जय जय।